नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। संडे की सुकून के बीच में कुछ खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हैं। आज दिन भर जिन खबरों पे आपकी नजर रहनी चाहिए उनको लेकर, और रात 9:30 बजे से लेकर अब तक जो खबरें घटी हैं उनकी सूचना लेकर हम लोग आपके समक्ष हाजिर हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और उसको शेयर भी कर दीजिएगा। आज एक महत्वपूर्ण दिन है इसरो के लिए। इसरो आज एक साथ 19 उपग्रह छोड़ने वाला है। इसमें से कुछ विदेशी हैं और कुछ स्वदेशी हैं, और अब से ठीक कुछ देर बाद 10:15 बजे के आसपास ये जो प्रक्षेपण है ये शुरू होगा, और एक साथ 19 सैटेलाइट एक के बाद एक छोड़े जाएंगे। इनमें अमेरिकी सैटेलाइट भी हैं, ज्यादा 13 सैटेलाइट अमेरिका के हैं, और ये एक बहुत बड़ा अभियान है। इससे पहले इसरो बहुत से सैटेलाइट्स को इस तरह से छोड़ चुका है, लेकिन क्योंकि जब भी कोई इस तरह का स्पेस में सैटेलाइट छोड़ने का अभियान होता है तो वो एक महत्वपूर्ण अभियान होता है, जिससे भारत की साख देश और दुनिया में एक बार फिर से सामने आएगी। आज 19 प्रक्षेपण जो होंगे उपग्रहों के उसके बाद। और दूसरी जो बड़ी खबर इस वक्त की वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के सेब के लिए विशेष किसान रेल चलाई जाएगी। ये रेल कालका से दक्षिण के राज्यों के लिए चलेगी, और इसमें 2 दिन के भीतर भीतर हिमाचल का जो सेब है वो दक्षिण की मंडी में पहुंच जाएगा। हजारों सेब उत्पादकों को इससे लाभ होगा, ऐसा घोषणा जो है पीयूष गोयल ने की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल आजकल शिमला में है। पिछले कल वो पहुंचे थे। 2-3 दिनों के प्रवास पे हैं। उन्होंने कुछ रेल परियोजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो रेल परियोजना है उनको ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा धन देने की कोशिश की जाएगी, ताकि इस पहाड़ी प्रदेश में भी रेल का नेटवर्क सुदृढ़ हो। लेकिन जो बड़ी घोषणा उन्होंने की वो करी एप्पल इकोनॉमी को लेकर। हमारे यहाँ बागवानों को सेब को मंडियों में पहुंचाने की बड़ी दिक्कत थी, और ले दे के ज्यादा से ज्यादा दक्षिण भारत की बात दूर है, उत्तर भारत की भी तमाम मंडियों में अगर उनको सेब पहुंचाना होता तो दिक्कत आती थी। दिल्ली के आसपास की ही मंडियों में ये सारा सेब उनको बेचना पड़ता था, और कई बार उनको इसका नुकसान भी होता था। कई बार आड़तियों के हाथों में उड़ते हैं, कई बार कई दिन तक वहां वेट भी करना पड़ता था, उसके ज्यादा उनका मूल्य बढ़ जाता था लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग का। तो अब एक बड़ी घोषणा उन्होंने कही कि किसान रेल चलाई जाएगी। देश भर में किसान रेल के माध्यम से जो किसान और बागवानों के प्रोडक्ट हैं उनको मंडियों तक पहुंचाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि एक सुपरफास्ट किसान रेल कालका से चलाई जाएगी दक्षिण के लिए, और ये हिमाचली सेब को खासतौर से लाभ देगी। और ये जो व्यवस्था है दक्षिण भारत की मंडियों में सेब को पहुंचाया जाएगा, और 2 दिन के भीतर भीतर ये सेब पहुंचाएगा। 2 गुना तेजी से ट्रेन चलेगी नॉर्मल ट्रेनों से। जो नॉर्मल मालगाड़ियां चलती हैं उनसे 2 गुना तेजी से चलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में ऐसे ट्रैक्स बनाने की भी शुरुआत हो चुकी है जो विशेष रूप से ही कृषि उत्पादों के लिए समर्पित होंगे। तो इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक बड़ी खबर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी खबरें हैं उनमें सबसे चिंता में डालने वाली है कि 17 दिन के बाद प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के केसेस 50 से पार गए हैं। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, और जो संख्या है हिमाचल प्रदेश में वो लगातार कम होती जा रही है। 292 अब एक्टिव केसेज हो गए। हालांकि इसके बाद पिछले कल 59 केसेज नए आए हैं। इसमें से 24 केस कांगड़ा में हैं जो जहां ज्यादा हैं, 16 केस शिमला में थे, और 9 केस ऊना में थे। 6 सिरमौर में भी थे। सिरमौर के 6 केसेस में से 5 स्कूलों से संबंधित स्टाफ था, और ऊना के 9 में से 6 लोग जो थे वो बच्चे स्कूल के हैं। वहां पे एक निजी स्कूल के बच्चे हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। 10 फरवरी के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या या संक्रमित होकर आने वालों की जो संख्या है, कोविड केसेस की जो संख्या है, वो एक दिन के भीतर 50 से पार गई है 10 फरवरी के बाद। उसके बाद कभी 50 केस डेली नहीं आए। तो ये थोड़ा सा चिंता में हमें डालता है। थोड़ी चिंता इसमें और बढ़ जाती है कि हमारे आसपास के जो सेक्टर हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे चंडीगढ़ है, वहां के जो केसेस हैं वो भी थोड़े से राइज करा हुआ है। हरियाणा में 148 केस पिछले 24 घंटे में आए, पंजाब में 622 केस आए हैं, और चंडीगढ़ में 279 केस आए। तो 1000 केसेस 24 घंटे के भीतर हमारे जो बिल्कुल बाउंड्री पे जो स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं, जहां से टूरिस्ट हमारे पास सैटरडे संडे को या दूसरी छुट्टियों में आता है, वहां के हैं। तो इस लिहाज से थोड़ी हमारे को चिंता करनी होगी, और उसका हमको थोड़ा कुछ प्रबंध भी करना होगा, क्योंकि बाकी राज्यों में लगातार इस तरह के प्रबंध हो रहे हैं। कहीं कोविड की रिपोर्ट लेके ही एंट्री है। दिल्ली में जैसे 5 राज्यों के लिए, उसमें पंजाब भी शामिल है। वहां से अगर आप दिल्ली जाते हैं तो कोविड की आपको रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगी, वो भी RT-PCR के लिए जानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश ने भी महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच मौके पर जरूरी कर दी है। कई जगह थोड़े 144 के प्रावधान भी लागू हुए हैं। महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में, गुजरात में 3-4 जगहों पे, गुजरात में बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद
मैं नाइट कर्फ्यू जो बढ़ा दिया गया 15 मार्च तक, और दिल्ली में भी ये जो व्यवस्था है आरटीपीसीआर वाली 5 राज्यों के लिए, ये 15 मार्च तक इसको लागू किया गया है, ताकि संक्रमण को जो है कंट्रोल किया जा सके, संक्रमण को नाथा जा सके, और वही लोग आए जो बहुत ज्यादा जरूरी है जिनका आना, अन्यथा जो है बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही में थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। इसी बीच कल से, सोमवार से आम लोगों के लिए भी कोविड की वैक्सीन लगाने का दौर शुरू हो रहा है। इस दौर में सबसे पहले उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, और फिर जिनकी उम्र 45 से ऊपर है लेकिन उनको गंभीर बीमारियां हैं। इसके लिए आपको कोविन ऐप पे रजिस्टर करवाना होगा, और अगर आप वहां नहीं भी करवा सकते हैं और आप में से कोई पात्र है या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दायरे में आता है 45 प्लस गंभीर बीमारियां, और या 60 ईयर्स प्लस गंभीर बीमारियां, या 60 ईयर्स प्लस वाले जो लोग हैं, वो अगर आपके घर में है, आप उनमें से एक हैं और वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपना आधार कार्ड ही ले जाना होगा, और आधार कार्ड के आधार पर ही उनको जो है वो रजिस्टर कर लिया जाएगा। और दूसरे लोग जो है उनको अपनी बीमारियों का 20 बीमारियां इसमें चिन्हित करी गई हैं अलग अलग किस्म की, वो दिल से संबंधित हैं, या जिनको 10 साल से ज्यादा का जिनको मधुमेह है उनको रखा गया है। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो आई हुई हैं इसमें। जैसे 10 साल की किसी को डायबिटीज है या 8 महीने से कोई कैंसर से जूझ रहा है तो उनको वैक्सीन में प्रायोरिटी दी जाएगी, 45 से अधिक उम्र वालों को। इसके अलावा जो गंभीर सांस की बीमारियों से है जूझ रहा है उसको, किडनी, लीवर, दिल इत्यादि की जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे अगर कोई जूझ रहा है तो उसको अपने सर्टिफिकेट ले जाने पड़ेंगे और वो अपने आप को ऑन द स्पॉट भी रजिस्टर करवा सकेगा। अभी हमारे पास हालांकि वैक्सीन चुनने की चॉइस नहीं है, लेकिन इतना आप चुन सकते हैं कि अगर आप सरकारी में लगवाना चाहते हैं कि प्राइवेट में, अगर आप 250 रुपए पर डोज यानी 2 डोज लगेंगे तो आप 500 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं, अदरवाइज आपको सरकारी में लगवानी पड़ेगी। थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि उस तरह सरकारी की लाइन लंबी हो, वहां आपका 2-3 दिन ज्यादा लग जाए आपका नंबर आने में, प्राइवेट में आपको एकदम से लग जाए। 10,000 सेंटर पूरे देश में सरकारी और 20,000 सेंटर प्राइवेट जो है इनिशियली करिएगा, इनको बढ़ाया जा सकता है। उधर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अभी 4 और वैक्सीन जो है ऑन द कार्ड्स है, यानी वैक्सीन की चॉइस भी अभी आपके पास हो जाएगी। 4 वैक्सीन को अभी जल्दी ही शायद है भारत की जो सरकार है वो मंजूरी दे देगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि और कुछ जो निजी सेंटर्स हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर ये वैक्सीनेशन का काम होना शुरू हो जाएगा कल से। और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में इसके लिए सेग्रीगेट किया गया कि पहले गंभीर बीमारियों वालों को लगाया जाएगा, फिर 60 प्लस किया जाएगा, क्योंकि 60 प्लस वालों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए जैसे कांगड़ा में ये फैसला लिया गया 7 तारीख से लगाया जाएगी 60 प्लस वालों को, उससे पहले गंभीर बीमारियों वाले जो है उनको क्लियर कर लिया जाएगा, उनकी वैक्सीनेशन जो है क्लियर कर दी जाएगी। तो ये अलग अलग है, 250 रुपए से ज्यादा रेट कहीं नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल इसके अलावा कोई 1 रुपया भी सरचार्ज नहीं मांग सकता। ये सारे चार्जेस को मिला के, जिसमें हॉस्पिटल की फीस भी शामिल है, उसको मिला के ये 250 रुपया है। ये मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। और अगर कोई ज्यादा मांगता है तो उसकी आप कंप्लेंट कीजिए, उसकी आप शिकायत कीजिए, क्योंकि लूट सूट भी नहीं होनी चाहिए वैक्सीन के नाम पे। तो ये है, तो आपकी सुरक्षा भी और आपके पैसे की सुरक्षा भी जरूरी है। तो सरकार ने कल से ये अभियान शुरू हो रहा है, और ये अच्छी बात है कि अब आम नागरिकों को भी वैक्सीन का लाभ जो है वो मिल पाएगा, वो वैक्सीनेट करवा पाएंगे अपने आप को। इससे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन जो है वो हुई थी, उनका एक का 2nd डोज और दूसरे का 1st डोज अभी चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। बात सियासत की करें तो हिमाचल कांग्रेस अभी सप्लीमेंट्री की परीक्षा देगी। ये सप्लीमेंट्री की परीक्षा नगर निगम के जो 4 चुनाव आ रहे हैं वो और फतेहपुर का जो चुनाव है उसको माना गया है। ये तय हुआ है कल कांग्रेस की कसौली की बैठक में। प्रभारी राजीव शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सप्लीमेंट्री की परीक्षा में सबको बैठना है और सबको जो है पास होना है, तभी जाके वो अगली क्लास यानी विधानसभा के लिए योग्य माने जाएंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तो कांग्रेस को साफ नसीहत दी गई है कि अभी जो ये बदलाव की बातें चल रही है उनको भी उन्होंने नकारा है। उन्होंने कहा है कि कोई बदलाव की अभी जरूरत नहीं है, जो है वो ठीक चल रहा है और उसी के साथ हमको आगे जाना है। आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर सत्ता पक्ष या बीजेपी से कब लड़ पाएंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो इससे एक संकेत और मिल गया है कि अभी जो एक चर्चाएं चल रही थी कुलदीप राठौर को बदला जाएगा, उन चर्चाओं पर विराम लग गया। हालांकि इसके पीछे जो असली वजह है वो वीरभद्र सिंह माने जा रहे हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह जो है उनके साथ जब राजीव शुक्ला की मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर ये तय हुआ कि मामला जो है इस तरह से उसको
सुलटाया जाए। उन्होंने साफ कर दिया कि कुलदीप राठौर को बदले जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच राजीव बाली के बेटे रघुवीर सिंह बाली को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया और उनको अटैच किया गया है बंगाल के जो प्रभारी महासचिव हैं उनके साथ तुरंत प्रभाव से। ये दो खबरें कांग्रेस की, लेकिन असली खबर कांग्रेस की जम्मू में हुई। पिछले कल वहां एक मीटिंग हुई, G23 के कुछ नेता वहां पे आए थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, राज बब्बर, ये लोग वहां पे मौजूद थे और इन लोगों ने एक तरह से बैठक की। इस बैठक को कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ एक फिर माना जा रहा है, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। राज बब्बर ने तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी पीछे जाते हुए महात्मा गांधी की बात करी वहां पे, लेकिन इशारों में कई कुछ हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को, पार्टी को जो है गुलाम नबी आजाद के अनुभव का लाभ लेना चाहिए, लेकिन पार्टी इसका अनुभव का लाभ लेते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि उनकी सीट जो है वो रिटेन नहीं करवाएगी राज्यसभा की। उधर गुलाम नबी आजाद ने भी ये संकेत दिया कि वो राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, राजनीति से रिटायर नहीं हुए हैं। तो ये जम्मू से संकेत आए, लेकिन इसी बीच में कांग्रेस के लिए कुछ अच्छे संकेत राजस्थान से भी आए, जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ पहले हेलीकॉप्टर में दिखे, फिर मंच पे दिखे। वो एक किसान महापंचायत में जा रहे थे और दोनों नेता जब से तलखियां आई थी वहां पे और सचिन पायलट का पद गया था उप मुख्यमंत्री का, तब से लेकर अब तक इकट्ठे नहीं देखे थे किसी भी मंच पे, लेकिन कल उनको देखा गया। अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी हैं, दिल्ली के नेता हैं कांग्रेस के, वो वहां पे उनके साथ थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे राजस्थान के, वो भी साथ थे। ये चारों लोग पहले हेलीकॉप्टर में जयपुर से इकट्ठे सभास्थल पर गए और फिर वहां पे मंच भी उन्होंने साझा किया और एक दूसरे की तारीफें भी करी। तो ये बड़ा घटनाक्रम कांग्रेस के लिए लगातार सब जगहों से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की कल मंडी में नींव रखी है, शिलान्यास किया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से वहां पे देश का पहला शिवधाम बनेगा। इसमें 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप होंगे। इसके अलावा गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति होगी, एक कांगड़ीधार में बनेगा और इस पे 150 करोड़ खर्च होगा। 40 करोड़ रुपए के पहला फेज है और 100 करोड़ अगले फेज में 110 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा। और इसमें फूड कोर्ट्स होंगे, लोगों को तमाम 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रारूप होंगे, शिव और गणेश की मूर्ति की स्थापना होगी, म्यूजियम होगा, फूड कोर्ट होगा, हर्बल गार्डन होगा, नक्षत्र वाटिका भी होगी जिस पर ग्रहों पर आधारित पौधे या पेड़ लगाए जाएंगे ताकि आप उनको सींच के या उनकी पूजा करके जो है अपने ग्रह ठीक कर सकें। एम्फी थिएटर होगा, ओरिएंटेशन सेंटर होगा, ये सारी चीजें होगी। और इसका एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो भी जारी किया गया जो बहुत सुंदर है कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। लेकिन जब जमीन पे आएगा तो देखना होगा किस तरह से होगा। बहुत बड़ी ये बात है, मंडी को अभी भी छोटी काशी कहा जाता है। अगर इसमें ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट जुड़ जाता है तो अपने आप में ये एक और बड़ा आकर्षण मंडी के लिए हो जाएगा। और जो बातें हो रही हैं कि बल का जो हवाई अड्डा है उसको क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां उतर के भी अगर किसी को मनाली ही जाना है तो फिर क्यों ना मनाली के हवाई अड्डे का विस्तार कर दी जाए, या क्यों ना मनाली में ही कुछ ऐसा किया जाए कि वहीं सीधी फ्लाइट जाए। तो मुझे लगता है कि उसके साथ भी आकर्षण जुड़ जाएगा। तो 2 ड्रीम प्रोजेक्ट अब इकट्ठे शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के 1000 करोड़ रुपए इस बार बजट में रखा गया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, तो उसमें से कुछ हिस्सा बल के एयरपोर्ट के लिए भी आएगा और बाकी चीजें जो हैं ये 150 करोड़ रुपए का ये नया प्रोजेक्ट उन्होंने रखा है। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई और विधानसभा के सुरक्षा घेरे को भी बढ़ाने की बात हो रही है। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए अब क्लोज प्रोटेक्शन टीम बनाई जाएगी, जिसे क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, CPG ग्रुप होता है बड़े नेताओं के लिए, वैसे CPT बनाया जाएगा यहाँ पे। इसकी घोषणा संजय कुंडू ने कल राज्यपाल के साथ मुलाकात के बाद की है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके खेद भी जताया विधानसभा की घटना के लिए, लेकिन असली मामला यह है कि सुरक्षा में चूक तो हुई थी। विपक्ष के नेताओं का काम है, विपक्ष का काम है इस तरह का हो हल्ला करना। हालांकि धक्का मुक्की करना कोई कहीं से भी तर्कसंगत नहीं था, लेकिन धक्का मुक्की किसने की ये जनता को तय करना है। वीडियो सारे आपके सामने है, इसलिए हमारे मन से हम ये कहें कि उसने करी, उसने करी, उसने करी, उसने करी, इसका कोई जो है लाभ नहीं है। जनता स्वयं तय कर लेगी कि धक्का मुक्की करता हुआ कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, और विरोध करता हुआ कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है। लेकिन ये सामान्य है कि राज्यपाल की कार रोक के जो है उनका विरोध किया जाए और उनसे किया जाए, ये है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब इस तरह का विरोध होता है तो ड्यूटी किसकी होती है? मार्शल्स की होती है। उनको चाहिए था कि वो विपक्ष के सदस्यों को उठा के साइड पे करते और गवर्नर को रास्ता प्रोवाइड करवाते, लेकिन मार्शल्स इसमें फेल हुए, सुरक्षा दस्ता इसमें फेल हुआ राज्यपाल का। और पता नहीं वो किया, या तो इस चक्कर में हो गए थे कि एमएलए के साथ जो है बदतमीजी नहीं की जाएगी, एमएलए को इस तरह से नहीं उठाया जाएगा, या तो उनको इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसके चलते ये सारी चीजें हुई। विपक्ष ने अपना जो उनका विरोध था वो करना ही था, लेकिन उस विरोध को कैसे डिफ्यूज करना था ये
सुरक्षा कर्मियों का मामला था, लेकिन उसमें वो फेल रहे हैं। तो इस फेलुअर का बड़ा नतीजा है कि अब राज्यपाल की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी जाएगी। हिमाचल की 2 बेटियां, टेक्निकली एक, और हिमाचल की ओर से खेलने वाली 2 लड़कियां, उन्होंने टीम इंडिया में वापसी करी है, हरलीन देओल और सुषमा वर्मा। हरलीन देओल बेसिकली पंजाब की हैं, खेलते हिमाचल से हैं, और क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह सारी एकेडमी हिमाचल धर्मशाला में ली है। सुषमा वर्मा चौपाल से है, शिमला से, ये विकेट कीपर बल्लेबाज है, और हरलीन देओल ऑलराउंडर है। इन दोनों को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में जो है T20 और वनडे के लिए इनको चुना गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिन में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। संडे भी एंजॉय कीजिए, संडे की जो मौसम है, संडे की जो सुकून है वो भी एंजॉय कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज दिन भर में सुकून भरी खबरें आएंगी। एक बड़ी सुकून भरी खबरें आई है कि हिमाचल प्रदेश के एक जाबाज सैनिक मोहम्मद शेख अयूब को, ये चंबा के रहने वाले हैं, इनको सेना मेडल से नवाजा गया है। इन्होंने आतंकी ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर किया था, और ये इस समय राजपूताना राइफल्स की यूनिट में श्रीनगर में तैनात हैं, और इनको अयूब शेख को सेना के मेडल से नवाजा गया। तो हमें नाज है अयूब शेख पे, जो हिमाचल के बेटे हैं और इस तरह से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। ये और आतंकियों को ढेर करें और इनके सीने पे और तमगे लगे, ये हमारी उम्मीद है। थोड़ी बर्फबारी हुई है पिछले 2-3 दिनों में, उसकी वजह से जो जनजातीय इलाके हैं वो एक बार फिर से ठंड की चपेट में आ गए। हल्की सी बारिश थोड़ी मध्यम और मैदानी इलाकों में भी कल हुई है कहीं कहीं, उससे थोड़ी राहत जो है वो धूल और मिट्टी से मिली है। हालांकि फसल को जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। 70 से 90% के बीच में जो गेहूं वाले एरियाज हैं वहां पे ये असेसमेंट किया गया है कि फसल को नुकसान हुआ है, कहीं 70%, कहीं 90%, कहीं 60%। तो इस तरह से औसत जो है 70% फसल बर्बाद मानी जा रही है गेहूं की, अभी जो प्रभावित हुई है, जिसमें पीला रतुआ और दूसरे रोग लग गए हैं। अगर जल्दी से बारिश नहीं होती है ढंग की तो फिर उसको और संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बर्फबारी के बाद एक तो नॉर्थ पोर्टल जो है अटल टनल का, उस पे ऊपर एक गेट गिर गया है जो बीआरओ ने बनाया था, वो गेट गिर गया क्योंकि वो हवा को नहीं सह पाया, और इसके लिए जो है अटल टनल को भी थोड़े से बंद कर दिया है आंशिक रूप से। अभी आजकल अटल टनल में कोई आवाजाही नहीं होगी, लेकिन बड़ी सी दिक्कत यही है कि सैटरडे संडे को तो टूरिस्ट आता है, तो उसमें फिर कोई दिक्कतें आएगी। तो ये देखना होगा। बेसिकली अटल टनल का जो साउथ पोर्टल है वहां तक पहुंचना भी अपने आप में, सोलंग से वहां तक पहुंचना भी अपने आप में बर्फबारी के मौसम में दुश्वारियों भरा है। कई जगह पे वहां पे एवलांच पॉइंट है, एवलांच टनल 12 एवलांच टनल जो है 6 किलोमीटर के छोटे से दायरे में बनी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वहां पे खतरा है। हालांकि जरूरी नहीं है कि एवलांच टनल जो है एवलांच जब आएगा तो उधर से आएगा, लेकिन वो एक सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं तो वहां पे बना दिया गया है, लेकिन बाकी जगहों पे भी स्नो का खतरा रहता है। तो अभी उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। आज के इस मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। दिन भर मुलाकातें होती रहेंगी, शाम को फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।